हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। साइंस एंड टेक की एक लेसन आपकी आ चुकी है, जिसमें कि डेटा एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के बारे में देखे थे। आज हम लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में देखेंगे। हालांकि इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। इट मीन्स कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, और अभी जो 3 नया कानून आया है वो क्यों लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज ये 3 जो न्यू कानून लाई गई है, एक्ट फॉर्म हुआ है, इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। साथ ही इसके बाद हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। टाइम मिला तो ट्रांसफैट के बारे में भी देख लेंगे। तो काफ़ी अच्छी अच्छी आर्टिकल है इस बार साइंस एंड टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए बस आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज के लिए आपका यहाँ पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, जो कि GS1 से है, इंडियन सोसाइटी से। तो क्वेश्चन देख लीजिए। कंट्री कैन रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल विदाउट द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ women एंड men. Achieving gender equality is not only the right things to do, but the key to a country's growth and development. Elaborate in the backdrop of the recently released Women, Business and the Law Report 2020. तो ये आपका एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है, विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विमेन और मेन का हमारे कंट्री में, जिससे कि हम लोग जो है फुल पोटेंशियल को यहाँ पे रियलाइज़ कर पाएंगे, बिना इसके नहीं कर पाएंगे। तो जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है। जेंडर इक्वालिटी एक राइट थिंग्स नहीं है जिसको हम लोग को कंट्री में सिर्फ करना ही चाहिए, बल्कि इसको जेंडर इक्वालिटी करने से क्या होगा कि हमारे कंट्री का ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। तो इसको आप लोग को एलेबोरेट करना है। इसके फॉर्म में अगेंस्ट में आपको अपनी बातें रखनी है। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है थोड़ा प्रूफ भी कीजिएगा आप लोग। साथ ही एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड यानी कि कंक्लूजन के साथ इसको एंड कीजिएगा। तो ये 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे आप लोग जो भी आंसर शीट भेजोगे तो उसके आप लोग को मार्क्स भी दिए जाएंगे। आउट ऑफ 10 आपकी जिस तरीके से आंसर होगी उस तरीके से हमारे द्वारा आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, जिसके साथ अगर आप लोग को जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेल कर सकते हो, rishika.ch77@gmail.com। इसमें आप लोग मैसेज करोगे, फिर आप लोग को पता चलेगा कैसे आप हमारे इनिशिएटिव में जुड़ सकते हो। तो ये आज का क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए। आप लोग जो डेली लिखते हो वो आप लोग लिख सकते हो। ज्वाइन करने का मतलब है कि बस आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि आपके आंसर को कोई इवेल्युएट कर दो, आपके आंसर में बताए कि क्या कमी है, किस तरीके से आप लोग को आंसर में और ज़्यादा एड ऑन करनी चाहिए, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे आंसर शीट भेज सकते हो। अदरवाइज़ ये सबके लिए क्वेश्चन है, आप लोग अपने से भी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। आइए कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बतानी है, अगर आपने फर्स्ट लेसन देखा है उसी के बेसिस पे बताइए कि डेटा एम्पावरमेंट किसे कहते हैं। न्यू वर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। 2013 से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। साइड बाय साइड में प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स की क्वेश्चन है उसको भी कभी कभी सॉल्व कराते रहती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग पाता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं नहीं आते हैं। ये साइंस का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पे कैल्शियम, आयरन और सोडियम दिया गया। इनमें से कौन से मिनरल्स है जो कि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत है जब हम लोग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मसल्स आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हो तो उस समय भी आपका मसल जो है कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में हमें जो है मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसके लिए क्या ज़रूरत है। फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले आप लोग यहाँ पे आंसर बताइए, उसके बाद नेक्स्ट लेसन जब हम लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ये रही पूरी बातें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020। ये एक नया कानून आया, तो इसके लिए समझिए नेशनल कमीशन बनाया गया है यहाँ पे। तो ये इसमें क्या क्या पॉइंट रखा गया है पहले ये समझिए। ये जो कानून लाया गया है, सबसे पहले इसके पहले जो कानून था, यानी कि अब हमारे यहाँ नेशनल कमीशन बनाया जा रहा है मेडिसिन के लिए। इसके पहले जो मेडिकल के लिए था वो नेशनल काउंसिल था। तो यानी कि हम लोग इससे पहले जो कानून था इंडियन मेडिकल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, इसको हटा रहे हैं और एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि एक एडुकेट और हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स को अवेबिलिटी कराया जाएगा, वो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। साथ ही जो लेटेस्ट यहाँ पे मेडिकल रिसर्च की गई है कुछ मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा, तो उसको अडॉप्ट किया जाएगा। साथ ही पीरियोडिक असेसमेंट भी होगा, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसको देखा भी जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आपका मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बहुत सारे आपके
कॉलेजेस वगैरह होते हैं, अगर उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, बच्चों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है कि उनकी सेमेस्टर टाइम पे नहीं है, या फिर सेमेस्टर में उनको मार्क्स नहीं दिए जा रहे, या फिर अच्छी तरीके से जो है उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, फैकल्टी की कमी है, क्वालिटी फैकल्टी की कमी है, क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है, वॉट, तो यहाँ पे एक ग्रीवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें कि अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है स्टूडेंट को तो वो अपनी बातें रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेशनल कमीशन का फॉर्मेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और इन स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि यहाँ पे जो नेशनल कमीशन बनाया जा रहा है, उनकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे, कैसे यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन और इंस्टीट्यूशन जो है रेगुलेट होगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी हमारे हेल्थ केयर में ज़रूरी है। साथ ही स्टेट मेडिकल जो काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो यहाँ पे जो भी रेगुलेशंस रखा गया है इस कानून के द्वारा, उसी के तर्ज पर ये चलेंगे। साथ ही ऑटोनोमस बोर्ड भी होगा यहाँ पे, यानी कि इस कानून के अंदर एक स्वतंत्र बोर्ड भी बनाया जाएगा इस मेडिकल सिस्टम के अंदर, जो कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो ऑटोनोमस बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसको ऑटोनोमस बोर्ड यानी कि एकदम स्वतंत्र होगा, ये किसी के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाएगा, इसको सुपरवाइज किया जाएगा इस नेशनल कमीशन के द्वारा। यहाँ पे बोर्ड ऑफ आयुर्वेद, बोर्ड ऑफ यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्पा भी होगा, मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी होगा, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा। तो इतनी तरीके के आपका अलग अलग बोर्ड होगा, जिसमें कि अलग अलग तरीके से मेडिकल इंस्टीट्यूशन को पूरी तरीके से देखा जाएगा। आयुष मिनिस्ट्री की बात करते हैं, आयुष मिनिस्ट्री में क्या क्या आता है, तो आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्ध और होम्योपैथी आता है। तो इन सब के लिए अलग अलग बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि हर एक डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से देखेंगे कि उनके लिए जो है सिलेबस सही से है कि नहीं, फैकल्टी सही से है कि नहीं, बच्चे सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, कॉलेज में सही तरीके से सारी चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें इस बोर्ड के द्वारा देखा जाएगा, मेडिकल असेसमेंट किया जाएगा, और जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करेंगे, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, उनको रेटिंग भी अच्छा दिया जाएगा, और जो बुरा करेंगे उनको बुरा रेटिंग भी दिया जाएगा। तो ये इस तरीके का हम यहाँ पे जो है आपको बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। एडवाइजरी काउंसिल होगा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म होगा जिससे कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ है ना, वो अपने व्यूज़ और कंसर्न रख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो काउंसिल है ना, वो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन है उनको ये एडवाइस भी करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होगा, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक यूनिफॉर्म नीट एग्ज़ाम होगा, जो कि अभी हुआ था कोरोना के टाइम पे। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना है। जैसे 12 पास करने के बाद जो है बहुत सारे बच्चे मेडिकल्स की तैयारी करने में जुट जाते हैं, और वो नीट का एग्ज़ाम देते, जो कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस में होता है। उसको क्लियर करने के बाद वो उनको बहुत अच्छा जो है जिस तरीके का रैंक होता है, उस हिसाब से उनको मेडिकल कॉलेजेस मिलता है, वो भी अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, एक कॉमन फाइनल ईयर भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जब आप 4 साल के बाद जो है आप जब निकलोगे तो उसके बाद एक आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, बाहर निकलने के लिए भी टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको लाइसेंस दिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी एक टेस्ट होगा, यानी कि घुसने के लिए, कॉलेज में घुसने के लिए आपका टेस्ट होगा, कॉलेज के निकलने के बाद भी आपका टेस्ट होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया गया है। और ये भी आपका यूनिफॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट भी होगा, कि अगर आप लोग को पीजी कोर्स भी करनी है मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, तो फिर उसके लिए भी आपको अलग से इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और हर एक डिसिप्लिन के लिए, जितना भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, जितने भी यहाँ पे आपका सिस्टम है, सब में यहाँ पे अलग अलग जो है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे आपका टेस्ट दिया जाएगा। और ये टीचिंग के लिए होगा। ठीक है, अगर आप लोग पर्टिकुलर डिसिप्लिन में एज ए प्रोफेशन अगर आप लोग टीचिंग करना चाहते हो, तो फिर आप लोग को इस तरीके का टेस्ट देना होगा, जिसको कि यहाँ पे नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे आपका रूल्स रेगुलेशन रखा गया। हालांकि इसको हम लोग पहले भी एक लेसन में देखे थे, लेकिन यहाँ पे भी आपका रिवाइज हो गया होगा अगर आप मेरी कंटिन्यूस कोई भी लेसन देख रहे हो तो। सेकंड यहाँ पे कानून है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। अलग से होम्योपैथी के लिए हमारे यहाँ कानून आया है। होम्योपैथी एक तरीके का आप देखोगे कि मेडिसिन है, जिसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी तरीके का बीमारी है और आपको एकदम क्विक उसके रिस्पांस चाहिए, तो फिर आप लोग होम्योपैथी कंज्यूम मत करो। लेकिन आपको लगता है कि चलो इस तरीके का बीमारी है जिसमें आप होम्योपैथी ले सकते हो, आपको पेशेंस भी है, और आप लंबे समय तक कहने का मतलब है कि आप लोग 1 साल तक अगर मेडिसिन कंज्यूम करने की हिम्मत रखते हो, तो फिर आप लोग जो है होम्योपैथी पे जा सकते हो। क्योंकि होम्योपैथी का अगर आपको आपके बॉडी में असर नहीं करेगा ना, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसलिए होम्योपैथी जो है ये स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस कहा जाता है। इस कानून में क्या है ना कि इससे पहले जो होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 था, उसको हटाया गया और एक अलग से मेडिकल एजुकेशन सिस्टम लाया गया है, जिसमें कि एक अच्छा खासा हाई क्वालिटी होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशंस को यहाँ पे इंश्योर कराया जाएगा।
इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है, यानी कि ये जो बनाया गया है, इसमें आपका फंक्शन है जैसे कि नशा कमीशन आपको देखने को मिला ऊपर वाले में, वैसे ही फंक्शन यहाँ पे होम्योपैथी का भी होगा। इसके अंदर भी ऑटोनोमस बोर्ड होंगे, जैसे कि हम लोग ने देखा कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग से स्वतंत्र बॉडी बनाया जाएगा। तो ये ऑटोनोमस बोर्ड होंगे जिसमें कि होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड होगा, मेडिकल असेसमेंट होंगे, अलग से जितने भी होम्योपैथी के इंस्टीट्यूशन होंगे उनको रेटिंग दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रार भी होंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो रजिस्ट्रेशन होगा किस किस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले एडवाइजरी काउंसिल है, यानी कि एडवाइस दिया जाएगा होम्योपैथी कमीशन को। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा यूजी पीजी और लाइसेंस के लिए, लाइसेंस के लिए आप लोगों को पता है एग्जिट टेस्ट होगा, साथ ही नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। तो सारी प्रोविजंस जो है वो ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेम है। अपील किया जाएगा यहाँ पे मैटर में जो भी प्रोफेशनल और एथिकल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है, तो ये भी इसको भी यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है। इसके आगे देखते हैं, इसी तरीके से द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट यहाँ पे निकल कर आया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविज़न है। इसमें जो 3 आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन है उसको एक में मर्ज कर दिया जाएगा और एक ही नाम है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ठीक है, ITRA। ये जो इंस्टीट्यूट होगा ये आपका कैंपस ऑफ गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये आपका वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, सिचुएटेड है जामनगर में, और ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होगा। कहने का मतलब है नेशनल इंपॉर्टेंस कब निकल कर आता है, जब आपका एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी होता है और उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, तब इसको हम लोग कहते हैं। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट को मर्ज करेगा, तो पहले है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर, श्री यहाँ पे आपका गुलाब वर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस, और ये कहाँ है, जामनगर। तो ये तीनों जामनगर में था, बट इसको अब एक करके एक ही नाम यहाँ पे रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के इंस्टीट्यूशन का, यानी कि सबसे पहला है कि एक अच्छा खासा पैटर्न ऑफ टीचिंग लेकर आना है आयुर्वेद में और फार्मेसी में, और साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि जो भी यहाँ पे आयुर्वेदिक के डिफरेंट ब्रांच के जो भी पर्सनल है उनको बेटर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए, और सेल्फ सफिशिएंसी हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी हो, और जो भी यहाँ पे स्पेशलिस्ट को ज़रूरत होती है, मेडिकल टीचर को ज़रूरत होती है आयुर्वेद में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, और इन डेप्थ स्टडी हो, ऊपर ऊपर से नहीं, एकदम अंदर में जाके कोई भी टॉपिक को एकदम आपको जो है ना पूरी तरीके से उसको छिल कर, जैसे प्याज की छिलके छिलते जाओगे उसमें अंदर निकलते जाएगा, उसी तरीके से छिलते हुए आपको पूरी स्टडी और रिसर्च करनी है आयुर्वेदिक के फील्ड में। तो ये मेन यहाँ पे एम है, और मेन ये आपका ऑब्जेक्टिव कह सकते हो कि ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कवर करना है। कंपोजिशन देखिए इस इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट में 50 मेंबर होंगे, 15, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होंगे और डायरेक्टर जनरल होंगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद है, 3 एक्सपर्ट होंगे आयुर्वेद का जिनको यहाँ पे एक्सपर्टीज़ होंगे एजुकेशन में, इंडस्ट्री में और रिसर्च में, साथ ही 3 मेंबर होंगे पार्लियामेंट के। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी ये इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि पार्लियामेंट के भी मेंबर होंगे, साथ ही साथ आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी होंगे, और एक्सपर्टीज़ भी यहाँ पे तीनों फील्ड के होंगे, आयुर्वेदिक फील्ड के होंगे, डिफरेंट यहाँ पे आपका जो आयुर्वेदिक के अंदर भी जो ब्रांचेस है उसके, और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट फील्ड के देखने को मिलेंगे, तो ये आपका नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी देखने को मिलेगा कि ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। फंक्शन क्या होगा इसमें, सबसे पहले कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग होगी, अगर जिसको भी यूजी पीजी करना है आयुर्वेद में तो वो आराम से इस इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेज और करिकुला यहाँ पे प्रोवाइड होगा, और एग्जामिनेशन होगा, डिग्री भी यहाँ पे दिया जाएगा, डिप्लोमा वगैरह भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगे कि बहुत सारे जो ब्रांचेस होते हैं आयुर्वेद में उसको रिसर्च भी कर सके, वेल इक्विप्ड कॉलेजेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे आयुर्वेद के जिसमें कि स्टाफ वगैरह होंगे, जैसे नर्सेज हो गए, फार्मिस्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका काम किया जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो इंटीग्रेशन किया गया है, 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिप्लेस करके एक ओनली वन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो बनाया जा रहा है, ये एक कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, जो कि आप देखो कि एक मीनिंगफुल क्रॉस लर्निंग और कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम का। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी स्टेटस है आयुष की वो और बढ़ेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा खासा इंक्लूजन देखने को मिलेगा, यानी कि हेल्थ केयर में मेन स्ट्रीम में अब यहाँ पे आयुष भी इंक्लूड होगा। जैसे कि आप देखते हो कि आयुर्वेद वगैरह हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में आता है, और आज की डेट में बहुत कम लोग इस पर रियलाइज हो पाते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है, लोगों पे ट्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ाना है, और इसके ऊपर जो है ना स्टडी करनी है। मेनली आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लोग सर्जन बनना चाहते हैं या फिर कुछ और स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो आयुर्वेद की स्टडी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि MBBS में कम मार्क्स आते हैं तो वही लोग आयुर्वेदिक की टॉपिक ही ऑप्ट करते होंगे, अदरवाइज़ कोई इतना मतलब चाहता नहीं है कि आयुर्वेदिक को ऑप्ट करे। तो इसमें क्या
है ना कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो हर एक क्षेत्र में पढ़ें। जैसे कॉमन आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोई भी बच्चे से पूछो आप क्या बनना चाहोगे, तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, पायलट बनना चाहते हैं, तो बहुत कम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके की भी ख्वाहिश को बढ़ाने चाहिए। तो वैसे ही डॉक्टर भी जो बनना चाहते हैं उसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद की फील्ड में बहुत कम लोग आना चाहते हैं। तो क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी हमारे कंट्री में कम है, क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा, पुरानी चीज़ें पीछे ही छूटते जा रही थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको और लाइमलाइट में लाना है, हाईलाइट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। इस तरीके की अलग इंस्टीट्यूशन, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा तो ऑब्वियस है कि उस पर बच्चे ध्यान देंगे और उसके लिए जो है ना यहाँ पे आगे भी बढ़ेंगे। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ जो नेशनल इम्पोर्टेंस है इसकी बात कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। अगर एज़ पर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के हिसाब से देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ जो नेशनल इंपॉर्टेंस होता है वो एक स्टेटस है, यानी कि इसको आप लोग प्रीमियर पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं इंडिया में, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर जैसा ये आपको प्ले करता है डेवलपिंग हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन आता है उसके अंदर हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड जो है प्रोफेशनल होते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पे स्टेटस देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो स्टेटस है ये एक पार्लियामेंट के कानून, पार्लियामेंट जो हमारा इंडिया का जो सांसद है उसके कानून के द्वारा ये स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। 2020 में अगर देखें तो आज के डेट में 159 इंस्टीट्यूट्स है जिसको कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, वो भी यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें कि कुछ IITs है, एम्स वगैरह है, IIMs है, NITs है, IIITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है। तो ये सारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसको कि ऑलरेडी हमारे पार्लियामेंट के द्वारा जो है इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे ITRA के बारे में बात करें, जिसके बारे में अभी हम लोग ने इतना डिस्कस किया, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें कि यहाँ पे INI स्टेटस दिया जा रहा है आयुष सेक्टर में। तो आयुष सेक्टर में जो है पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है, और इस तरीके के इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, यानी कि कोई भी मैटर, कोई भी कोर्स को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव भी होते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर में आता है। आज के डेट में हमारे कंट्री में 159 इंस्टीट्यूशन है जिसको कि ऑलरेडी ये दर्जा दिया गया है, और ये दर्जा दिया कैसे जाता है तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कानून पास करके ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस कानून के बारे में इतनी बातें रही। थर्ड और लास्ट जो यहाँ पे आपका बनाया गया है वो यही था। तो तीनों एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या ये तीनों हम लोग ने डिस्कस किया। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट है 2020 का। उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पे होम्योपैथी के लिए कानून आया है। उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पे आयुर्वेदिक के लिए एक अलग से कानून आया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी अच्छा है। असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर अभी बिल पास हुआ है, पास नहीं हुआ है, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब ये बिल पास हो जाएगा तो हमारे यहाँ एक अलग सा कानून निकल कर आएगा। लेकिन अगर बिल आया है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जब ये कानून बनेगा तो और भी चीज़ें जो ऐड ऑन होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगी तो वो सारी चीज़ें भी अलग से हम लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्रोटोकॉल है, यानी कि हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम करना है, और साथ ही एक रेगुलेशन लेकर आना है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए हमारे इंडिया में। तो पहले ये समझिए कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। इसमें सारे टेक्नोलॉजीज़ होंगे, यानी कि आप देखो कि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं आफ्टर मैरिज कि वो यहाँ पे मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग देखो कि IVF टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे कंट्री में इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है जो स्पर्म होते हैं मेल के और जो यहाँ पे एग होते हैं विमेन की, उनको जो है बॉडी के बाहर उसको आपका फर्टिलाइज़ कराया जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर कराया जाता है। तो उसी तरीके का एक और यहाँ पे टेक्नोलॉजी निकल कर आया है जो कि आप देखो कि इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जैसे मेल पर्सन का यहाँ पे कोई कपल है, तो कपल में क्या होते हैं, मेल हो गए, फीमेल हो गए। तो मेल का यहाँ पे स्पर्म, फीमेल का यहाँ पे एग, और वो भी इमैच्योर एग। तो इन दोनों को बाहर जो है फर्टिलाइज़ कराया जाता है ह्यूमन बॉडी के बाहर। फिर उसके बाद जब ये फर्टिलाइज़ हो जाता है तो ये जो स्पर्म और जो ये एग है ये दोनों मिलकर यहाँ पे एम्ब्रॉय बनता है। ठीक है, एम्ब्रॉय जो बनता है उनको इसको गैमेट भी कहते हैं। वापस से ये फीमेल के जो है ना ये आपके अंदर जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आपका जो 9 महीने का प्रोसेस है वो पूरा चलता है। इस तरीके से जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आगे बढ़ता है। ठीक है,
तो ये ART है, इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। अभी जो मैं IVF कही, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी इसी के अंदर आता है, जिसमें कि लैब में इस तरीके के जो है फर्टिलाइज कराए जाते हैं बच्चों का। उसके बाद गैमेट है, गैमेट डोनेशन भी होता है, जैसे कि आपने विकी डोनर देखा है, तो उस पर स्पर्म डोनेट भी होता है, या फिर ओसाइट भी कहते हैं, जो कि आपका इमेच्योर एग सेल होता है विमेन की, तो ये डोनेट भी किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी जो है विमेन में इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो वो बाहर की भी अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरी लेडी की भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मेल में कोई तरीके का प्रॉब्लम होता है तो वो दूसरे जो अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरे का स्पर्म भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे, तो इसको गैमेट डोनेशन भी कहते हैं, जैसे कि विकी डोनर आपने देखा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझने के लिए आप गुड न्यूज़ देख सकते हो, जो कि अभी अक्षय कुमार जी की मूवी आई थी, करीना कपूर भी है उसमें, तो वो मूवी आप लोग देख सकते हो। आप लोग समझोगे कि प्रोसेस क्या है। ये सारी प्रोसेस समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ का ही पार्ट है, ठीक है। साथ ही साथ जेस्टेशनल सरोगेसी भी होता है, यानी कि ये आपका जो है बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होता है सरोगेट मदर से। मतलब सरोगेट मदर तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी बार हमारे साथ पढ़ ही चुके हो। तो सरोगेट मदर क्या होता है कि 9 महीने तक जो है ना, कोई फीमेल है तो वो अपने कोख में 9 महीने तक बच्चे नहीं रख पाती है, तो वो क्या करती है कि दूसरी कोई भी रिलेटेड जो उनके घर में कोई फीमेल है, तो उनके अंदर जो है वो एम्ब्रायो को रख दिया जाता है, जिससे कि 9 महीने उन्हीं की कोख में जो है बच्चा जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इसको सरोगेट मदर कहते हैं। तो यहीं पे ये आपका क्या कहा जाता है, जेस्टेशनल सरोगेसी। सरोगेसी में भी बहुत सारे आपके पार्ट्स होते हैं, और इसके बारे में भी हमने देखा था कि हमारे कंट्री में किस तरीके की सरोगेसी को अलाउ किया गया है, किस तरीके की नहीं किया गया। कमर्शियल सरोगेसी में बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था, कि किसी भी गरीब को जो है वो हायर कर लेते हैं कोई भी कपल, और 9 महीने के बाद जो है जितना उनको तय किया गया था पैसा, उतना पैसा नहीं देते। और बहुत सारी विमेन को भी ये देखा गया था कि पैसे के लालच में भी जो है ना वो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार थी। तो कमर्शियल सरोगेसी को जो है हमारे यहाँ इसको बैन किया जा रहा था, इसके बारे में हमने देखा था। तो ये 3 प्रोसेस है। अगर जो है नेचुरल तरीके से कोई कपल अगर वो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, और कपल जो है वो अपने बच्चे को नहीं अगर ला पा रहे, तो उनको एक अलग तरीका है, जो कि ये 3 प्रोसेस है। तो आइए थोड़ा बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, ये एग डोनेशन होता है फीमेल से, ठीक है। इस तरीके के एग होते हैं फीमेल के अंदर, और ये स्पर्म डोनेशन होता है जो कि मेल का होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एग डोनेशन होता कैसे है, एक्चुअली ये है क्या। तो ये एक कपल है, जो कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये कोई डोनर है, फीमेल डोनर है, ठीक है। ये अपना एग देती है, इस तरीके का एग होता है। फिर इसको जो है ना, जो यहाँ पे ये कपल है, तो इनकी एग में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये डोनर एग यहाँ पे देती है, और ये जो है कपल का जो इस यहाँ पे मेल का जो स्पर्म होता है, वो यहाँ पे फ्यूज़ कराया जाता है, फर्टिलाइज़ कराया जाता है। उसके बाद ये एम्ब्रॉय बन जाता है, और फिर उसके बाद जो है ये इंजेक्ट किया जाता है, जो एक्चुअली जो कपल की जो वाइफ थी ना, उस कपल में जो वाइफ थी उसके अंदर ये जो है आपका इंजेक्ट कराया जाता है। इस तरीके से एग डोनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे IVF है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले विमेन के अंदर से ये ओवरी निकाला जाता है, सिमुलेशन ऑफ ओवरी कहते हैं इसको, देखा जाता है दवा वगैरह इंजेक्शन वगैरह देकर। उसके बाद ये इससे ओवरी से ना एग निकाला जाता है, एग को रिट्रीव किया जाता है। डे 1 ये होता है। सेकेंड डे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग को देखा जाता है इस माइक्रोस्कोप वगैरह में। थर्ड दिन 0 से 5 दिन, यानी कि 5 दिन में क्या होता है कि एम्ब्रायो कल्चर देखा जाता है, यानी कि जो वो एग है उसमें इस स्पर्म को जो है फ्यूज़ कराया जाता है, फर्टिलाइज होता है, फिर वो एम्ब्रायो बनता है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब एम्ब्रायो 5 दिन में बन जाता है, तो फिर यहाँ पे ET होता है, यानी कि एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है फीमेल के जो वेजाइना पार्ट है उसमें ये आपका इंसर्ट कराया जाता है। उसके बाद 14 दिन के बाद, यानी कि जब एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है तो उसके 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। 14 दिन में ये पता चल जाता है कि इस प्रोसेस से जो है यहाँ पे प्रेग्नेंट हुए हैं कि नहीं हुए, तो इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो कि आपको पता रहना चाहिए। ART सर्विस में देखें तो कैसे कैसे ये प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तो ART क्लिनिक होते हैं, जहाँ पे ART रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर है वो ऑफर होता है, जैसे कि ये आपका IVF वगैरह या फिर जेस्टेशनल सरोगेसी, ये सारी चीज़ें। दूसरा है ART बैंक भी होता है, जहाँ पे ये सारे गैमेट्स को स्टोर भी किया जाता है और सप्लाई भी किया जाता है, यानी कि बना बनाया एम्ब्रायो भी होता है, किसी और का स्पर्म किसी और का एग को बनाकर जो है ना एक बैंक होता है, उसमें ये लोग रखते हैं। जैसे अभी DNA बैंक की बनाने की बात की जा रही है ना, कि हर एक लोगों का जो है DNA को सैंपल को रखा जाएगा, उसी तरीके से गैमेट बैंक भी होता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से जो है ये प्रोसेस को दिया जाता है। अब यहाँ पे ART क्लिनिक और जो बैंक है उसके रेगुलेशन की बात करें, तो जितना भी यहाँ पे ART क्लिनिक और बैंक है उसको रजिस्टर कराना होता है नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एंड क्लिनिक ऑफ इंडिया। बिना रजिस्ट्रेशन के ये इलीगल माना जाता है।
कंडीशन अगर हम लोग देखें गैमेट डोनेशन का और सप्लाई का, कोई भी जाकर जो है इसी तरीके से आप लोग जो है गैमेट नहीं डोनेट कर सकते। गैमेट डोनेट नहीं होता, मेनली यहाँ पे स्पर्म और एग डोनेट होता है, उन दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है तब वो गैमेट बनता है। गैमेट बोलूँ या फिर एम्ब्रॉय बोलूँ, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट डोनेशन होता है उसकी कंडीशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एआरटी सर्विस ऑफरिंग करने के लिए ये आपको प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। साथ ही साथ अगर राइट देखें, जो चाइल्ड यहाँ पे एआरटी प्रोसेस के थ्रू जो बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं तो उनका क्या अधिकार है। जो बच्चे यहाँ पे एआरटी प्रोसेस के थ्रू जन्म लेते हैं वो बायोलॉजिकल ही चाइल्ड जैसा होता है। जैसे कि आप देखो कि कोई भी कपल है, जैसे कि हम लोग जिस तरीके से इस धरती पे आए हैं एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो वैसे ही अगर ये सारी प्रोसेस भी यहाँ पे अगर फॉलो की जाती है एआरटी सर्विस के थ्रू, तो वहाँ पे भी जो बच्चे आपका जन्म लेते हैं ना, तो उनको भी बायोलॉजिकल ही चाइल्ड यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो जो यहाँ पे नेचुरल चाइल्ड को सारी हक यहाँ पे दी जाती है वही सेम हक इनको भी दिया जाता है। लेकिन जो डोनर होते हैं ना, उनका यहाँ पे कोई भी पेरेंटल राइट नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए कोई स्पर्म अगर डोनेट कर रहे हैं, कोई एग डोनेट कर रहे हैं, तो उनका इस बच्चे पे कोई किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है नेशनल और स्टेट बोर्ड की बात करें तो नेशनल और स्टेट बोर्ड है सरोगेसी के लिए, जो कि इस बिल के अंदर बनाया जाएगा और ये जो है ना आपका रेगुलेट किया जाएगा एआरटी सर्विस को। ये जो स्टेट बोर्ड होगा ये आपका जो भी पॉलिसी और जो भी गाइडलाइंस है एआरटी के लिए उसको यहाँ पे देखा जाएगा और एज़ पर द यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन पॉलिसी और रेगुलेशन होंगे नेशनल बोर्ड का, उसी की तर्ज पर यहाँ पे स्टेट बोर्ड भी काम करेगा। ऑफेंस और पेनाल्टी भी रखा गया है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ये सारी चीज़ों में आपको धांधली बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में इन सब में जो है ना बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पैसे के लिए भी जो है ना बहुत सारे लोग गलत काम में फंस जाते हैं। तो इसलिए ऑफेंस और पेनाल्टी भी रखा गया है। बिल के अंदर बहुत सारे अपराध रखे गए, जैसे कि यहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉइट करना। मान लीजिए कि एआरटी सर्विस के थ्रू जो है कोई भी बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उनको किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइट करना या फिर बच्चों को बेच देना सॉरी बच्चों को नहीं, जो एम्ब्रॉय और जो गैमेट्स है ना उनको यहाँ पे सेल परचेज या फिर ट्रेड व्यापार वगैरह करना या फिर इंपोर्ट करना दूसरी कंट्री से या फिर कहीं और से इंपोर्ट करना, तो ये भी यहाँ पे अपराध है। साथ ही इंटरमीडिएट्स को यूज़ करना कि वो यहाँ पे डोनर को ऑब्टेन करें, तो ये भी यहाँ पे आपका अपराध है। कोई भी जो है ना आप मतलब कि एक होता है ना कि इंटरमीडिएट को आप लोग इस्तेमाल करो कि कोई भी जो है डोनर ढूंढ के ले आए, तो इस तरीके से नहीं है, पैसा देकर भी डोनर को ला सकते हैं। तो डोनर जो है ना वो स्व इच्छा होना चाहिए, यानी कि अपनी इच्छा से अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर डोनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसा दे और पैसा देकर आप जाओ डोनेट करने के लिए, ये सारा काम इलीगल होता है। साथ ही कमीशनिंग कपल को यहाँ पे जो यहाँ पे कपल है अगर वो इस तरीके का प्रोसेस चाह रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं से एक्सप्लॉइट करना, जैसे कि होता है ना कि ये एक आप देख सकते हो कि इस तरीके का एक एकदम साधारण सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो है ना आप लोग अपने जनरेशन को बढ़ा सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि डॉक्टर्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, कोई यहाँ पे और भी है लोग जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं कि इस तरीके का अगर प्रोसेस में जाओगे तो लोग जो है इसको रिस्पेक्टफुल नहीं मानते हैं अपने चीज़ों में, क्योंकि देखिए ये सारी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को हम लोग को अडॉप्ट करना होगा और इसमें कोई भी तरीके का बुराई नहीं है। बट हमारे कंट्री में जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे इस तरीके का मेंटालिटी बना देते हैं ना कि लोग कपल जो है ना चाहकर मेरी इस तरीके की बात बाहर नहीं रखना चाहते, वो छुपा लेते कि हाँ इस तरीके से जो है उनका बेबी बॉर्न हुआ है, फाइन। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ब्लैकमेल करते हैं कि इस तरीके की बातों को बाहर कर देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती है। तो किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करना, चाहे वो विमेन को करे चाहे वो गैमेट डोनर को करे किसी भी फॉर्म में, तो वो भी एक अपराध है। या फिर ह्यूमन एम्ब्रॉय को मेल में या फिर एनिमल में अगर ट्रांसफ़र करे, तो ये इस तरीके का अगर खेल भी किया जा रहा है ना तो ये भी एक तरीके का अपराध है, ठीक है। जानवर के साथ आप किसी भी तरीके का अगर दुर्व्यवहार करते हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है हमारे कंट्री में। तो इतने सारे अपराध भी रखे गए इस बिल के अंदर, जो कि ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके के बिल को लाने का क्या ज़रूरत था, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे कंट्री में चल रहा है, आईवीएफ प्रोसेस, ये सारे कुछ न्यू नहीं है। लेकिन अब इसको कानून क्यों बनाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि हाई डिमांड है आज की डेट में। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले आप लोग देखते थे कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, बट आज की डेट में इतना ज़्यादा ये सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग उस तरीके से जैसे पहले के ज़माने में लोग जो जीते थे खाते थे एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते थे, उस तरीके से नहीं होता है। जैसे आज की डेट में अगर आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन में सोने के बजाय रात में सोने के बजाय दिन में सोती है, रात भर निशाचर जैसा पढ़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि बॉडी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, ये दोनों के लिए होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हाई डिमांड है आज की डेट में, ग्रोथ भी है। और सरोगेसी का तो आप लोग भी देखते हो कि बहुत सारी फीमेल को इतना टाइम नहीं होता है कि 9 महीने वो छुट्टी, वर्किंग वीमेन को कि वो छुट्टी लेकर घर में बैठे, तो बेटर है कि सरोगेट मदर ही वो ऑप्ट कर लेती है। तो इंडिया में आप देखो कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है हर एक साल।
अगर 2015 के स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो 27 मिलियन जो कपल्स है रिप्रोडक्टिव एज में वो इनफर्टाइल देखने को मिल रहे हैं, और 1% जो है ना वो इनफर्टिलिटी इवोल्यूशंस देखने को मिल रहा है। यानी कि आप देखो कि 2,70,000 इनफर्टिलिटी कपल्स में जो है 1% ऐसे है जो कि इस तरीके का मतलब कि IVF प्रोसेस, इस तरीके के प्रोसेस को वो सीख करते हैं। यानी कि 2,70,000 कपल जो कि इनफर्टाइल कपल है वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। इनफर्टाइल कहने का मतलब है कि उनका जो आपस में जो एग है और जो स्पर्म है वो आपस में फर्टिलाइज नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये इनफर्टाइल कपल कहा जाता है। तो इतने लार्ज नंबर में इनफर्टाइल कपल है, लेकिन उसमें से 1% ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे इस तरीके का टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके की तो जितने भी लोग यहाँ पे रेमेडी चाहते हैं इस तरीके के इनफर्टिलिटी में, तो 20 से 25% लोग जो है वो IVF ट्रीटमेंट लेते हैं, और स्मॉल ग्रुप जो है 1% जो है वो इस तरीके का सरोगेसी लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हमारे कंट्री में डिमांड ज़्यादा है लेकिन लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अडॉप्ट तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं है। तो इंडिया में आप देखो वन ऑफ द मेजर सेंटर हो चुका है ग्लोबल फर्टिलिटी इंडस्ट्री का, और जिसको ART भी हम लोग कह रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव मेडिकल टूरिज्म में जो है एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी भी है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए इस तरीके को इस प्रोसेस को लीगल बनाने के लिए, एथिकल बनाने के लिए और सोशल इशूज़ में इसको ज़्यादा डिलेमा बनाने के लिए नहीं, इस तरीके का कानून लाया जा रहा है। साथ ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंट हो सके, यानी कि दूसरे कानून भी इससे जो जुड़े हुए हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे कि यहाँ पे आपका बैंक वगैरह बनाया जाता है जिसमें कि गैमेट्स रखे जाते हैं, तो वो सब जो है रजिस्ट्रेशन के बिना ना हो। एक कानून होगा तो कानून के तहत अगर कोई भी उस कानून को तोड़ेगा तो उसको जो है पेनल्टी लगेगा, अपराध भी बहुत सारे होंगे। तो इलीगल एक्टिविटीज़ पहले ही शुरू हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सर्विस लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कानून की ज़रूरत होती है। इससे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो सरोगेसी और एबॉर्शन है, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 में लाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 में लाया गया है। तो हालांकि अब ये सारी चीज़ें कानून नहीं बनी है, लेकिन हाँ बिल लाया जाता है। कानून बनाना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए कानून होना चाहिए, नहीं तो लोग जो है ना जितना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं होता, जितना ज़्यादा यूज़ नहीं होता उससे ज़्यादा मिसयूज़ हमारे कंट्री में शुरू हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ ART भी देख लीजिए कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि अभी मैं जो प्रोसेस बताई वही है। ये मैक्सिमम पेशेंट आप देखोगे कि IVF ही यूज़ करते हैं, 20 to 25%। उसके बाद गैमेट यहाँ पे इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो मैन का स्पर्म होता है और जो विमेन का एग होता है उसको यहाँ पे लैब में कंबाइन कराया जाता है, और फिर उसके बाद एग्स को जो है ना यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स में ये इम्प्लांट कराया जाता है, और फर्टिलाइजेशन जो है विमेंस के बॉडी में ये इस तरीके से अकर हो जाता है। उसके बाद आपका IUI है, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन है, इसको भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें भी आपका जो है मेल पार्टनर्स का जो स्पर्म होता है उसको विमेन के यूट्रस में आपका इंसर्ट कराया जाता है जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का एक टाइम होता है, जैसे कि हर एक महीने विमेन को मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरना होता है, तो उससे जो है कुछ दिन पहले, 14 दिन पहले या 12 दिन पहले जो है ओवल्यूशन होता है, जब एग जो है ना आपके फैलोपियन ट्यूब से निकल के जाता है, ओवरी से निकलता है। तो उस समय अगर स्पर्म उससे कॉन्टैक्ट में आता है तो फिर फर्टिलाइजेशन का एक अच्छा टाइम होता है। तो ओवल्यूशन के टाइम में क्या होता है ना कि विमेन के यूट्रस में जो है यहाँ पे मेल के जो उनके पार्टनर के जो स्पर्म है वो अलग से जो है ना वो इंसर्ट कराना होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस से वो नहीं हो पा रहा है, तो अलग से इंसर्ट कराने से इसको कहते हैं इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जेस्टेशनल ये आपका सरोगेसी है, जिसमें कि आप जान रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है कि एम्ब्रायो को जो है ना एक सरोगेट मदर, जो कि एक अलग लेडी होती है, उनके अंदर ये आपका इंसर्ट करा दिया जाता है, जिससे कि 9 महीने तक जो है वो बच्चों को अपने कोख में रखती है। तो ये एक 4 प्रोसेस है जो कि आप देखो यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। सो आई होप कि आपको ये चारों प्रोसेस समझ में आया होगा। इसके अलावा मैंने जितनी भी बातें बताई आपको समझ में आई। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, नो डाउट मैं उसमें भी आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। साथ ही आज के लिए इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांस फैट के साथ। 2-3 आर्टिकल और है जो कि बहुत अच्छे हैं, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में मीन्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।